नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्षेत्रमिति चैप्टर 11। प्यारे बच्चों, क्षेत्रमिति क्या होती है? तो सबसे पहले आपको किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बेसिक समझ लेते हो तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ही समस्या नहीं होती है, कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से आप सवालों को ईजी तरीके से समझ जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि क्षेत्रमिति क्या होती है और इनके सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है। गणित की वह शाखा जो मापन से संबंधित होती है उसे क्या बोलते हैं? अपन क्षेत्रमिति बोलते हैं। क्या? गणित की वह शाखा जो उसमें मापन से संबंधित होती है, मापन से संबंधित होती है। क्या किससे संबंधित होती है? गणित की वह शाखा जो मापन से संबंधित होती है उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। ठीक है। क्षेत्रमिति में एक तो दो एक होता है आपका परिमाप और एक होता है क्षेत्रफल। मतलब क्षेत्रमिति में परिमाप और क्षेत्रफल, आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल पर गणना की जाती है। ठीक है। और मतलब क्षेत्रमिति में किसमें परिमाप और क्षेत्रफल की गणना की जाती है। अब परिमाप क्या होता है? देखो, परिमाप का मतलब होता है परि प्लस माप। परि का अपन माप का अपन तोड़ करते हैं तो क्या आता है? परि प्लस माप। मतलब परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। और माप का अर्थ क्या होता है? माप का अर्थ होता है मापना। मतलब अर्थात किसी आकृति की सभी भुजाओं को माप को परिमाप कहते हैं। परिमाप का मतलब यही होता है प्यारे बच्चों कि कोई सी भी आकृति दे रखी हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, कुछ भी हो, वृत्त हो, तो उसकी जो जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं का योग कर देंगे अपन तो परिमाप निकलता है। मतलब सभी भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। और अपन जब वर्ग, आयत और वृत्त का परिमाप निकालेंगे वहां पे अच्छे से समझ जाओगे। दूसरा है आपका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल है, मान लीजिए ये पेन है। अब इस पेन को मैंने यहाँ पे रख दिया तो ये पेन जितनी जगह घेरती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जगह घेरती है, तो उस जो जितनी जगह वो घेरती है, जितनी तल में वो रखी हुई है, उससे क्या बोलते हैं अपन? क्षेत्रफल कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा, किसी आकृति द्वारा, सॉरी वस्तु या आकृति कुछ भी हो सकती है, आकृति द्वारा घेरा गया स्थान, या किसी आकृति द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज में देखो, जितना जरूरी है पढ़ना उतना पढ़ेंगे अपन, बाकी की चीज़ें छोड़ देंगे अभी। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन वर्ग। क्या होता है? वर्ग होता है, उसके बाद आयत और एक होता है वृत्त। इन तीन के फॉर्मूले और इन तीन आकृतियों की परिमाप और क्षेत्रफल की हम गणना करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे क्या बोलते हैं अपन? वर्ग कहते हैं। ये कौन सी आकृति है? वर्ग। वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनता है आपका? देखो, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 गुणित भुजा। यह वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, या फिर इसे क्या लिखते हैं? भुजा की घात 2। कोई सी संख्या 2 बार गुणे में होता है अपन इसे क्या लिख सकते हैं? उसकी घात 2। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। ठीक।
अब है आपका आयत जिसकी सामने की सम्मुख भुजाएं समान हो। कौन सी? ये दोनों भुजाएं क्या होती है इसमें? समान। और इधर ये दोनों भुजाएं क्या होती है? समान। ये इस आकृति क्या बोलते हैं अपन? आयत। आयत का परिमाप क्या होता है? देखो, आयत का परिमाप बराबर दो। मैंने क्या होता है? परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो एक तो ये भुजा और ये भुजा दोनों समान है, तो अपन दोनों में, और इन दोनों भुजाएं समान है, तो आयत में होती है लंबाई और चौड़ाई। ये आपकी क्या है? आयत की लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई। तो दो कोष्टक में क्या आएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। दो लंबाई भी कितनी है? दो, डबल है, सम्मुख भुजा समान है तो। और ये चौड़ाई भी कितनी है? दो। तो दो बार जोड़ने के बजाय अपन क्या, दोनों को लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उनमें दो का गुणा कर देंगे। तो ये होता है आपका आयत का परिमाप। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है आपका आयत का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, सॉरी लंबाई गुणित चौड़ाई। इसमें लंबाई चौड़ाई होती है आयत में, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये किसका फॉर्मूला है? आपका आयत का क्षेत्रफल का। ठीक, तो ये आपका होगा वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा और क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। आयत का परिमाप होता है दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, अब वृत्त देखो, एक गोल आकृति, ये क्या है आपका? बिल्कुल गोल होना चाहिए, वृत्त है। ठीक है, अब इस वृत्त में होता है वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप को अपन बोलते हैं परिधि। आपने घर में देखा होगा साइकिल, गाड़ी का पहिया और साइकिल का पहिया हो, वो क्या होता है? वृत्त के आकार का ही होता है, बिल्कुल गोल, है ना। देखो, वृत्त में होती है आपकी परिधि, तो ये होता है वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र से परिधि, ये क्या है? परिधि। तो वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी ये होती त्रिज्या, उसे अपन बोलते हैं आर से दर्शाते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या आर। ठीक, तो इसका फॉर्मूला बनता है आपका 2πr। क्या बनता है? 2πr। अब देखो, यहाँ पे पाई की वैल्यू बनती है आपकी 22/7। पाई का मान कितना होता है सब में? 22/7। आर क्या होती है? इस वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं आर। त्रिज्या क्या बोलते हैं? आर। अब देखो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या बनता है? πr²। अब वृत्त से अर्धवृत्त है, क्या है? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का परिमाप देखो, अर्धवृत्त का मतलब इसे आधा कर दो, तो अर्धवृत्त का परिधि कनिक की करेंगे ना। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? देखो, इसमें दो का भाग दे दो, किसी भी वस्तु का आधा करते हैं तो अपन क्या करते हैं? दो का भाग दे देते हैं। तो दो का भाग दे देंगे अपन 2πr में, तो देखो 2πr में अपन ने कितने से? दो से भाग दे दिया, और दो से दो कट गया, कितना बचा? πr। तो ये क्या होता है? अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि πr होती है, और वृत्त की परिधि कितनी थी? 2πr। अब क्या निकालेंगे अपन? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनता है? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल में कितने भाग दे देंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो का। अब यहाँ कुछ भी नहीं कटेगा, तो यही फॉर्मूला रहेगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या रहेगा? πr²/2। एक और मोस्ट इंपोर्टेंटली चीज यहाँ पे होती है व्यास। क्या होता है? व्यास जो केंद्र से होकर जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। देखो, इसे मान लीजिए बी, तो ए बी व्यास है, और ओ बी और ओ ए क्या होता है? त्रिज्या है। तो व्यास बराबर कितना होता है? देखो, व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या। क्या होता है? व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। और त्रिज्या निकालने के लिए व्यास से क्या होता है? व्यास/2। ये दो फॉर्मूले और आपके मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, और त्रिज्या होती है व्यास की आधी। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला आपको जो याद है, तो आपकी इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में और इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंटली सूत्र हैं ये, आपको याद कर लेने चाहिए। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्न क्रमांक पहला है प्यारे बच्चों आपका, कि जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दो आपको आकृतियाँ दे रखी है, एक वर्गाकार खेत है और एक आयताकार खेत है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये आपका वर्गाकार खेत है और ये किसके आकार का है? आयताकार खेत है। ठीक,
अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्गाकार खेत की भुजा कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर और आयताकार खेत की लंबाई दे रखी है 80 मीटर, आपको चौड़ाई निकालनी है। तो क्या करेंगे अपन, पहले वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे। सबसे पहले गणना किस पे चलेगी, वर्ग पे। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के बाद अपन क्या निकालेंगे, दोनों का क्या दे रखा है बराबर, इनके परिमाप समान है। तो परिमाप समान है तो इनका क्या निकालेंगे अपन, आयताकार खेत का परिमाप और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है तो आयताकार खेत के बराबर इसे लिख देंगे। और उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, इसकी लंबाई, और लंबाई निकालने के बाद चौड़ाई निकाल लेंगे। चौड़ाई निकालने के बाद अपन क्या निकाल लेंगे, दोनों खेतों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले गणना करनी है आपको वर्ग पे। तो देखो मैं लिखता हूँ, दिया है ये वर्ग है और इसकी भुजा दे रखी है, तो वर्गाकार खेत की भुजा बराबर कितना दे रखा है, 60 मीटर। ठीक, अब वर्गाकार खेत की भुजा 60 मीटर है तो वर्गाकार खेत का परिमाप निकालेंगे और वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं, पहले ही समझ गए होंगे आप फॉर्मूलों को। देखो क्या लिखता हूँ मैं, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा घात 2 या फिर भुजा इंटू भुजा। ठीक, अब वर्गाकार खेत का भुजा इंटू भुजा होता है, भुजा कितनी है 60, क्या लिखेंगे 60 गुणित 60। 60 का 60 में गुणा करेंगे, देखो गुणा नहीं करना है, 6 का करना है, 1 और 2 जीरो लगाई अपन ने और 6 का 6 में किया कितना आ गया, 36 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग मीटर आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको बस। ठीक, वर्ग मीटर लिख लीजिए या फिर मीटर की घात 2 लिख लीजिए। ठीक, तो अपन ने सबसे पहले क्या निकाल लिया, वर्गाकार खेत की भुजा से क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, परिमाप। देखो वर्गाकार खेत का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। यहाँ पे आपको फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए, फॉर्मूले से आपके सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। देखो 4 गुणित भुजा कितनी है 60 मीटर, भुजा के स्थान पे क्या लिख देंगे 60, 4 का गुणा 7 में किया, 60 में किया कितना गया 6 चुक 24 और ये 0 मीटर। परिमाप में मीटर की घात 2 नहीं आता है। ठीक, मात्रक की घात नहीं लगती है, बस कि क्षेत्रफल में मात्रक की घात 2 लगती है। तो देखो अपन ने क्या कर लिया, दोनों का क्या निकाल लिया, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकाल लिया और परिमाप निकाल लिया। अब आयताकार खेत का आपको क्या पता है, लंबाई पता है, चौड़ाई नहीं पता है। तो अपन निकालेंगे, देखो कैसे। प्रश्न की लाइन पढ़ना, हर सवाल में प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। परिमाप समान है, इन दोनों का क्या है, परिमाप समान है। तो देखो क्या लिखेंगे अपन, आयताकार खेत का परिमाप, खेत का बराबर क्या दे रखा है, वर्गाकार खेत का परिमाप। देखो इन दोनों का परिमाप समान है। ठीक, परिमाप समान है तो आयताकार खेत का परिमाप का सूत्र, मतलब आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये किसका फॉर्मूला होता है, आयत के क्षेत्रफल परिमाप का बराबर वर्गाकार खेत का परिमाप कितना है, अभी निकाल लिया अपन ने। देखो वर्गाकार खेत का परिमाप कितना है 240 मीटर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 240। ठीक, अब आपको मान रखना है, वैल्यू पुट करना। देखो 2 आपका गुणे में है तो ये हमेशा के लिए बटे में चल जाएगा, मतलब बटे में चल जाती है, गुणे में संख्या जो होती है वो बटे में पहुंच जाती है। लंबाई आपको दे रखी है 80 मीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 80 प्लस चौड़ाई आपको निकालना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे चौड़ाई बराबर 240। ये 2 आपका 240 का कहाँ चला गया, बटे में चला गया। ठीक, तो 80 प्लस चौड़ाई, अब 2 से अपन कितने देखो 240 को काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा 120 बार में। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 0। अब 80 कहाँ जाएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि प्लस में जो संख्या होती है बराबर को दे जाती है तो माइनस में पहुंच जाती है। तो चौड़ाई बराबर कितना जाएगा 120 माइनस 80, तो चौड़ाई कितनी आ गई 120 में से 80 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 40 मीटर। तो ये किसकी चौड़ाई आ गई, इस आयताकार खेत की चौड़ाई आ गई, कितनी 40 मीटर। पर यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अब आयताकार खेत का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे अपन कौन सी तरीके से, लंबा इंटू चौड़ाई उसके फॉर्मूले से। तो आपका क्या होता है फॉर्मूला, देखो
क्या निकालेंगे अब, आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक होता है। अब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई भी पता है आपको, चौड़ाई पता है। लंबाई कितनी है 80 गुणित चौड़ाई कितनी है 40। 80 और 40 का गुणा कर दो, कितने जीरो है, 2 जीरो लगा दी, 8 चौके 32 वर्ग मीटर। अब देखो, यह प्रश्न में पूछा है कि किस खेत का क्षेत्रफल अधिक रह होगा। दो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है 3600 वर्ग मीटर, 3600 वर्ग मीटर। और आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है 3200 वर्ग मीटर। तो किसका क्षेत्रफल अधिक आया, देखो अधिक पूछा है तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है। परिमाप दोनों का समान है, ठीक, परिमाप समान है होने पर वर्गाकार और आयताकार खेत में किसका वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक होता है। तो यहाँ लिख देंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक, समझ गए होंगे आप। तो एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ मैं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो वर्गाकार दे रखा है, आयताकार दे रखा है, वर्ग की भुजा दे रखी है। ठीक, तो सबसे पहले वर्ग का भुजा लिख लिया अपन ने, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया वर्गाकार खेत का, और वर्गाकार खेत का परिमाप निकाल लिया। ठीक, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, और परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। भुजा आपको दे रखी थी 60। अब प्रश्न में दे रखा है कि आयताकार खेत का परिमाप और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है। तो आयताकार खेत का परिमाप का सूत्र लिखा अपन ने बराबर वर्गाकार खेत का परिमाप का कितना दे रखा है 240। तो वहाँ पे कितने लिख दिया 240 लिख दिया। 2 को बटे में पहुँचा दिया, 2 से अपन ने 240 को काट दिया 120 बार में, और 80 माइनस में पहुँच गया 40 मीटर की आ गई चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई, तो अपन ने आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ईजी सवाल था। आपको बस इन सवालों में सूत्र याद होना चाहिए, और बस याद रखना कि क्षेत्रफल में हमेशा मीटर की घात 2 आती है, वर्ग मीटर लिखते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो ये आ गया आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर दूसरा। इतना इजी सवाल है ये, देखना ध्यान से समझना बस, कि श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लाट है। ठीक, एक वर्गाकार प्लाट है जिसकी लंबाई कितनी है, भुजा कितनी है 25 मीटर। सारी भुजाएं समान होती है वर्ग में, तो कितनी भुजा मीटर 25 मीटर भुजा वाला इसके पास क्या है, एक वर्गाकार प्लाट है। वह प्लाट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। उसने प्लाट के बीच में क्या बनाया, घर बनाया। घर के चारों तरफ एक बगीचा विकसित किया। घर के चारों तरफ ये क्या है, ये बगीचा है आपका। ठीक, 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का भी। देखो बगीचे में वो क्या कर रही है, 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से विकसित करना है बगीचे को। तो सबसे पहले हमें बगीचे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि बगीचा कितना है। अब वर्गाकार प्लाट के अंदर क्या है, घर है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग यहाँ इसमें ये चलेगी कि सबसे पहले तो अपन वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसके बाद घर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, ये 2 प्रोसेस करने के बाद आपको बगीचा है, तो घर में तो बगीचा है नहीं, घर के बाहर है, तो घर वाली संख्या जो रहेगी उसे माइनस कर देंगे। देखो कैसे हल करते हैं, क्या करना है, वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल निकालना है और घर का क्षेत्रफल निकालना है। घर है आयताकार, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दे रखी है, 20 मीटर लंबाई है, 15 मीटर चौड़ाई है, तो ये किसके आयताकार है। देखो सबसे पहले लिखेंगे अपन वर्गाकार प्लाट की भुजा बराबर कितना है 25 मीटर। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वैसे अभी बता, पहले सवाल में किया अपन ने, क्या वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल का, भुजा गुणित भुजा। ठीक, भुजा कितनी है 25 गुणित 25, 25 का 25 में गुणा करेंगे। अब तो 25 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 625। ठीक, 625 वर्ग मीटर। तो ये किसका आ गया, वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल। अब क्या निकालेंगे अपन, घर का। तो घर किसके आकार का है, घर है आयताकार आपका। किसके आकार का है घर, आयताकार। देखो लिखता हूं मैं, आयताकार घर की लंबाई। सबसे पहले लंबाई चौड़ाई लिखते हैं, वर्गाकार
बस है कुछ, तो उसकी भुजा लिखते हैं। देखो इसकी लंबाई कितनी है घर की, 20 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर। ठीक, लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर है। अब इसका क्या निकालेंगे अपन, आयताकार खेत का घर का क्षेत्रफल। आयताकार घर का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 20 मीटर, गुणित चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर। 20 और 15 का गुणा कर देंगे। देखो 15 का 0 में हुआ 0, 15 का 2 में हुआ 30 वर्ग मीटर। ठीक, समझ गए। वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल निकाल लिया और आयताकार घर का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब बगीचा जो है आपका, इन दोनों वर्गाकार प्लाट के अंदर घर है और उसमें जो जगह बच रही है उसमें क्या है, बगीचा है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बगीचे का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक, वर्गाकार प्लाट में से अपन घर को माइनस कर देंगे, तो क्योंकि घर की जगह में तो वो करेगा नहीं कुछ भी खर्चा, उसमें तो बगीचा है नहीं, तो बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों को क्षेत्रफल को आपको माइनस करना है। देखो लिखता हूं मैं, बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल माइनस घर का क्षेत्रफल। दो, इन दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना है। दो, वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल कितना है, 625, माइनस लगा दिया। घर का क्षेत्रफल कितना है, 300। तो 625 में से 300 कम करेंगे। देखो 5 में 0 गया 5, 2 में 0 गया 2, 6 में से 3 गया 3 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल है, वर्ग मीटर जरूर लगाना है, नहीं तो आपका पूरा सवाल गलत हो सकता है। ठीक, अब देखो बगीचा कितना है, 350 वर्ग मीटर में आपका बगीचा है। अब बगीचे में कितना खर्चा कर रहे हैं, तो 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय है ना। तो जिसमें भी व्यय का मामला है, खर्च करने का है, रुपये दे रखा हो, तो उसका गुणा किया जाता है क्षेत्रफल में। तो किसका में, क्षेत्रफल में, बगीचे, किसमें, बगीचे को विकसित करने में। घर में और प्लाट से कोई मतलब नहीं है, तो अपन किसमें, बगीचे का जो क्षेत्रफल आया उसमें कितने का गुणा करेंगे, 55 का गुणा करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो लिखना क्या है उसमें, हेडिंग, हेडिंग लिखना है जो रुपये से आपके दे रखा है वहाँ से लेके व्यय तक। देखो हेडिंग भी लिख देता हूँ मैं, कैसे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में देख के लिखना है पूरा। क्या लिखेंगे, 55 रुपये 55 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय बराबर। देखो कितना आया बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल आया अपना 325 वर्ग मीटर। देखो तो 325 में अपन कितने का गुणा कर देंगे, जितने रुपए दे रखा है, कितने का गुणा होगा, 55 का गुणा हो जाएगा। ठीक, अब देखो 55 का गुण पढ़ना नहीं आता है, तब 5 के लिए इधर देखो 325 इंटू 55, 55 25 का 5 हासिल 2, 5 दून 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, वापिस 5 क्या करेंगे, ये आ जाएगा 5 2 6 1, इन्हें क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे, 5 2 7 6 2 8 6 और 1 7 1, कितने आया, 17,875 रुपये। रुपये मात्रक पहले लिखा था, इतना ध्यान रखना आप। ठीक, तो कितने रुपये आएंगे आपके, 17,875 रुपये का खर्च आएगा पूरे बगीचे को विकसित करने में। ठीक, एक बार और ध्यान से समझ लीजिए, बस आपके रिपीट करता हूँ मैं, हर सवाल को रिपीट करता हूँ, है ना। देखो वर्गाकार प्लाट का भुजा तेग रखी थी, तो उसका क्षेत्रफल निकल लिया, घर का क्षेत्रफल निकल लिया, दोनों को माइनस कर दिया तो जो बगीचा आ जाएगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, उसमें 55 का गुणा कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा कितने रुपये का खर्च आया है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये आ गया आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर तीसरा। दो बहुत ही इजी सवाल है, आपको बस समझना है
ठीक, आकृति का रहता है इसमें, थोड़ा सा आकृति से समझ लीजिए। देखो प्रश्न क्रमांक 3 है ना, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है कि एक बगीचा का आकार मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। किनारे पे ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, आयताकार है, और किनारे पर अर्धवृत्त के रूप में ये दो अर्धवृत्त लगे हुए हैं। तो इनके बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों का परिमाप भी निकालना है और क्या निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है। अब देखो ध्यान समझना, सबसे पहले अपन दिया लिखेंगे है ना। तो देखो दिया है, एक तो है आपका आयत और दो अर्धवृत्त लगे हुए हैं। ठीक, तो अर्धवृत्त में तो होती त्रिज्या, वृत्त में क्या होती त्रिज्या, और आयत में क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत की लंबाई पर देखो आयत की लंबाई क्या है, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 20 है। अब ध्यान समझना, पूरी 20 है और ये अर्धवृत्त है। क्या है, अर्धवृत्त। देखो दो अर्धवृत्त लगे हुए हैं, तो अपने को भी इस आयताकार खेत का निकालना है, सॉरी आयताकार भाग का को लंबाई लिखना है। तो यहाँ तक की लंबाई कितनी, देखो ये आपकी पूरी क्या रहेगा, व्यास दे रखा है, मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इस अर्धवृत्त का। तो आधी कितनी जाएगी, 3.5। तो इधर से 3.5 कम करेंगे प्लस, और दोनों तरफ से 3.5। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की 3.5 कम हो, क्योंकि पूरी 20 दे रखी है यहीं तक की पूरी। तो यहाँ से अपन ने 0.5 मतलब 3.5 कम कर दिए, और यहाँ की भी 3.5 कम कर दी, माइनस करना है मतलब ये। तो कितना जाएगा, 20 माइनस 3.5, तो 3.5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 7.0 मतलब 7। 20 में 7 गए तो कितना बचा, 13 सेंटीमीटर। तो 13 मीटर, 13 मीटर की आ गई लंबाई। आयताकार आयत की लंबाई कितनी आ गई, 13 मीटर। चौड़ाई बराबर कितना जाएगा, 7 मीटर। देखो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तो 7 मीटर ही रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दे रखी ना। और क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर, दो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, ये आपका अर्धवृत्त है, तो ये अर्धवृत्त का व्यास है पूरा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी जाएगी, व्यास बट्टे 2, कितनी जाएगी, व्यास बट्टे 2। व्यास कितना है, 7, 7 बट्टे 2 कितना जाएगा, 3.5 मीटर। ये क्या आ गई, अर्धवृत्त की त्रिज्या। देखो लंबाई चौड़ाई लिख लिया अपन आयत की, अर्धवृत्त की त्रिज्या लिख ली 3.5। देखो अर्धवृत्त का पूरा व्यास दे रखा था कि यहाँ से लेके पूरा कितना है, ये व्यास है 7 सेंटीमीटर। देखो ये पूरा व्यास है 7 सेंटीमीटर, मीटर है यार, 7 मीटर व्यास है। तो 7/2 कितनी आ गई, त्रिज्या की, मतलब व्यास बराबर क्या अपना होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। व्यास बराबर होता है, सॉरी त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। ठीक, व्यास कितना दे रखा था, 7/2 से त्रिज्या निकाली, त्रिज्या को लिखते हैं अपन r। अब देखो अपन निकालेंगे पहले, ये बगीचा है पूरा है ना, तो क्या निकालेंगे, बगीचे का परिमाप। देखो परिमाप और क्षेत्रफल दोनों निकालना, बगीचे का परिमाप। ठीक, तो एक तो है आपका आयताकार भाग, आयत का परिमाप, प्लस कितने अर्धवृत्त लगे हुए हैं दोनों तरफ, 2। तो क्या लिखेंगे, 2 अर्धवृत्तों का परिमाप। ठीक, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे अपन आयत का परिमाप का फॉर्मूला लिखेंगे। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 इंटू, अब वृत्त का परिमाप 2 इंटू लिख 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ लगे हुए हैं अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर। कितना होता है, पाई आर। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर होता है, और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। ठीक, अब देखो वृत्त अर्धवृत्त होगा ज़्यादा होगा, अब मान रखेंगे तो 2। लंबाई कितनी है यहाँ पे, देखो लंबाई है 13 मीटर, 13 मीटर कितनी है, 13। अब चौड़ाई बराबर कुछ भी नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये जो आपकी चौड़ाई है यहाँ पे परिमाप में और यहाँ पे, तो वो अर्धवृत्त में आ चुकी है इन दोनों। ये जो चौड़ाई है इसकी और इसकी यहाँ पे, ये दोनों अर्धवृत्त में आ चुकी है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस अर्धवृत्त में आ गई, इसलिए यहाँ पे चौड़ाई नहीं लिखना है। प्लस 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7,
2 गुणित पाई का मान कितना रखना है 22/7। आर कितनी है, आर अभी अपन ने निकाला 3.5। ठीक, अब इनका देखो, पहले इस वाले को पूरे को अलग हल करना है और इधर इसे हल करना है, फिर जोड़ना है ना। 13 का 2 में गुणा हुआ कितना गया, 13 दूने 26 प्लस, अब देखो 7 से 35 को काटा, 7 कम 7, तो 0.5 बार में कटेगा। 7 पंज 35, कितनी 5 बार में कटा, लेकिन पॉइंट लग रहा है इसलिए 0.5 बार में कटेगा। इनका गुणा कर लेंगे, 22 का 2 में गुणा हुआ कितना हो गया 44, 44 का गुणा कितने में करेंगे 0.5 में, तो ये 26 प्लस, ये अलग हल करेंगे पहले, 0.5 में 44 से गुणा करेंगे। देखो पंचुक 20, पंचुक 20 और 2 22, कितने अंक बाद पॉइंट लगा दिया अपन ने, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, सॉरी 1 अंक बाद, गुणा कर लिया 5 का अपन ने 44 में और 1 अंक बाद पॉइंट लगा दी। पॉइंट के बाद के अंक गिन लेते हैं, 22 और 26 जोड़ देंगे, अभी 22.0 नहीं 22 है, तो 22 और 26 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, देखो 6 2 8 और 2 और 2 4, कितना गया 48 मीटर। तो परिमाप कितना आ गया, बगीचे का परिमाप 48 मीटर आ गया। इसमें इतना सा ध्यान रखना है बस आपको, चौड़ाई का मान नहीं रखना है यहाँ पे इधर, क्योंकि अपन ने डबल हो जाएगा, ये कोई गलत हो जाएगा। ये जो चौड़ाई रहती है 2 अर्धवृत्तों की, उसमें अपन ने ले ली है, इसलिए चौड़ाई नहीं रखना है। अब देखो बगीचे का परिमाप निकाल लिया अपने, परिमाप में इतना ध्यान रखना है बस। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल में भी वही रहेगा आपका, क्या रहेगा देखो मैं बताता हूँ क्या निकालेंगे, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर आयत का परिमाप, तो अब यहाँ आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक, जैसे अपन ने आयत का परिमाप निकालने के लिए आयत का परिमाप और 2 अर्धवृत्तों का परिमाप, ऐसे ही बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत का पर क्षेत्रफल और 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में ऐसा नहीं है कि अपन ये दूरी ले लिए तो अब नहीं लेंगे, दोनों दूरी ली जाएगी। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये अलग चलेगा, प्लस है ना 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, और इसके बटे में क्या रहता है 2। वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त है तो अपन ने बटे में क्या लगा दिया 2। किसी का भी आधा करने के लिए क्या करते हैं 2 का भाग देते हैं, बटे में 2 लिखते हैं, तो 2 से 2 आपका क्या होगा कैंसिल हो गया। अब मान रखेंगे, देखो लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है 13 गुणित चौड़ाई कितनी है 7, ठीक, प्लस इस हल करेंगे, पाई का मान कितना रखा 22/7 इंटू आर का वर्ग, आर कितनी है देखो आर है आपकी 3.5, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3.5 का वर्ग, इसमें ये ध्यान रखना 3.5 नहीं है, 3.5 का क्या है वर्ग है, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो इनका गुणा कर लेंगे, 13 का 7 में गुणा किया कितना का 1391, ठीक, प्लस 22/7 इंटू 3.5 का वर्ग, वर्ग पता नहीं है तो 2 बार लिख लीजिए इंटू में, 3.5 इंटू 3.5, ये तो आपका आ गया 91, प्लस 7 से 3.5 को अभी काटा अपन ने कितनी बार में 0.5 बार में कट गया। अब इनका गुणा कर देंगे तो देखो 22 का 5 में हुआ कितना गया 22 पंजे 110, 110 में कितने अंक बाद पॉइंट लगा दी 1 अंक बाद पॉइंट लगा दी, इंटू में कितना है 3.5। अब देखो 91 प्लस 35 का, अब ये 11 है, 11.0 क्या हो जाएगा 11 पॉइंट के बाद 0 मान ही नहीं रहता है, तो 35 का 11 में करेंगे, देखो 35 समझ ली 3.5 नहीं अभी, तो 35 से कम 35 का 5 हासिल 3, फिर 35 से कम 35, 35 और 3 कितना हो गया 38, कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है 1 अंक बाद, क्योंकि 1 अंक बाद यहाँ पे पॉइंट। अब 91 में 38.5 जोड़ना है, 91 प्लस 38 यह हो गया। देखो 91 में कोई पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के अपन 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक, तो 1 0 लगा दिया अपन ने पॉइंट लगा के, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 38.5, इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है। देखो ये कितना गया 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 और 1 9 और 9 3 12, कितना गया 129.5 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग मीटर। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग लगता है, ठीक, क्षेत्रफल हो तो आपको वर्ग मीटर लिखना है, इतना ध्यान रखना है हर सवाल में, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ये लाइन याद रखनी है, इसमें
याद नहीं रखना है, देख के चित्र देख के क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि क्या दे रखा है। देखो आयताकार और किनारों पर अर्धवृत्त, तो एक तो आयताकार हिस्सा हो गया ये, और ये दो अर्धवृत्त हो गए। तो आयत परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, आयत का परिमाप और दो अर्धवृत्तों का परिमाप। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल और दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अब आपको क्या करना है, आयत का परिमाप कुछ लगाया, अर्धवृत्तों का परिमाप कुछ लगाया, मान रख दिए। मान आपको पास दे रखे, लंबाई क्या हो गई 13 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी 7 मीटर, त्रिज्या कितनी होगी 7.2, व्यास क्या दी। ठीक, यहाँ पे भी ऐसे ही लंबाई इंटू चौड़ाई मान रख लिया, और 2πr², आपको πr² होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और बटे में 2 है तो 2 रख लिया। ठीक, क्योंकि अर्धवृत्त है इसलिए बटे में 2 रखा, और इंटू में 2 क्यों रखा, क्योंकि दोनों किनारों पे लगे हुए हैं अर्धवृत्त, इसलिए 2 अर्धवृत्त हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सवाल से इजी सवाल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। आप भी अब समझ जाओगे, एक बार अच्छे से सीखना है ना, सीखते रहिए, जीतते रहिए लाइफ में, है ना। हल दो कि फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है, जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे टाइल है, तो टाइल को आपको पता है कि हर प्रकार की टाइल होती है ना। तो टाइल का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। सबसे पहले टाइल होती है आपकी समांतर चतुर्भुज, मतलब आयत ही समझ लीजिए। समांतर चतुर्भुज के गुण आयत को ही बोलते हैं। ठीक, तो अपन यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का आधार बराबर कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, लिख लिया। अब इसका अपन क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या जाएगा, देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। देखो आधार कितना दे रखा है 24 गुणित ऊंचाई कितनी दे रखी है 10, इनका गुणा कर देते कितना आ गया 240 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर जरूर लिखना, क्षेत्रफल है इसलिए। अब देखो समांतर चतुर्भुज की आधार दे रखा था, ऊंचाई दे रखी थी, इसका अपन ने क्या निकाला क्षेत्रफल निकाला, मतलब आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक, समझ गए, बहुत ही इजी सवाल है। अब देखो ये तो अपन ने निकाल लिया किसका, समांतर चतुर्भुजाकार टाइल का। अब है कि 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंटली चीज़ें ध्यान समझना, यहाँ क्या है वर्ग सेंटीमीटर और यहाँ क्या है वर्ग मीटर। मात्रक समान होना चाहिए, अगर मात्रक समान नहीं है तो आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक, तो अपन क्या निकालेंगे, फर्श का क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे, फर्श का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, देखो फर्श का क्षेत्रफल बराबर 1080 वर्ग मीटर, है ना, 1080 वर्ग मीटर दे रखा है। तो अब इसे अपने को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देखो ध्यान से समझना कि वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपका, चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होगा 100 इंटू 100 वर्ग सेंटीमीटर। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 वर्ग मीटर में 100 इंटू 100 मतलब कितना, 1 वर्ग मीटर 1 2 3 4 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है ना। इसे भी वर्ग किया 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो 100 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा 10,000 आएगा। मतलब 1 वर्ग मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। ठीक, ऐसे ही आपको, जैसे कि आपको क्या दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो
एक वर्ग सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो 10 × 10 हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये निकलता है ना। तो फर्श का क्षेत्रफल अपन किस में निकालेंगे, देखो वर्ग मीटर से अपन सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1080। एक वर्ग मीटर इसके स्थान पे कितना लिख देंगे, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितने का गुणा होगा, 10,000 का। मतलब वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर बदलने के लिए 10,000 का गुणा किया जाता है। 10,000 का गुणा कर देंगे, देखो ये लिख लिया अपन ने। ऐसा कैसे, कितनी जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो लगा देंगे आगे। मुझे क्या हो गया, वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो ये आ गया आपका, क्या आ गया, समांतर चतुर्भुज जो टाइल है उसका क्षेत्रफल, और ये अपने को जो फर्श, जितनी फर्श पे बिछाना है उसका क्षेत्रफल। अब देखो कितनी टाइल लगेगी, तो टाइलों की संख्या, फर्श को ढकने के लिए टाइल ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो टाइलों की संख्या निकालेंगे अपन। देखो फर्श को ढकने के लिए टाइलों की संख्या बराबर, अब देखो फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइल चाहिए, है ना। तो दोनों का क्या करना है, डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि जैसे कि आपका जितना भी क्षेत्रफल है टोटल, किसका, फर्श का, उसमें एक टाइल लगेगी तो कितनी जगह गुनाएगी, कितनी जगह लगेगी, 240। तो ऐसे ही कितनी टाइल लगेगी, तो 240 240 का कितने लगेगा, तो अपने को भाग देना है। तो क्या लिखेंगे अपन, फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल कितना है, देखो 1080 1 2 3 4 0 बटा कितना है, 240। दो 108 और 2 2 4 5 0, 2 2 4 5 0, एक जीरो से एक जीरो कट गई ना, दोनों का भाग देंगे। अब देखो 24 से अपने को 108 को नहीं काटना है। क्या करना है, देखो अपन कितने से काटेंगे, 4 से काटेंगे, सॉरी 6 से, 6 से कट जाएगा। 6 चुक 24, 6 कम 6 10 में अपन ने 6 से 6 का भाग दिया तो कितना बचा, एक बार में 6 बचा, कितना 4 हो गया 48, 6 अटे 48। कितनी जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। 4 से 180 में भाग देंगे, देखो 4 से 180 में देंगे, 4 चुके 16, है ना। फिर कितना बचा, 2 हो गया 20, 4 पंजे 20। यहाँ तक हो गया 1 2 3 जीरो, 1 2 टाइल। कितनी टाइल की आवश्यकता पड़ेगी, 45,000 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ चुका है। मैं लिख देता हूँ, अतः फर्श को ढकने के लिए 45,000 टाइल की आवश्यकता लगेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। क्या करना है, मैं एक बार समझाता हूँ, एक्सप्लेन। तो समांतर चतुर्भुज का आधार दे रखा था, और बेटा टाइल है इस आकार की, है ना, और ऊंचाई दे रखी थी। इसका अपन ने क्या निकल लिया, क्षेत्रफल निकल लिया। फर्श का क्षेत्रफल आपको दे रखा था 1080, लेकिन यहाँ वर्ग मीटर में, तो उसे अपन ने किस में बदल लिया, वर्ग सेंटीमीटर में बदल लिया। कितने का, 10,000 गुणा करके, फिर दोनों का डिवाइड कर दिया तो आपकी टाइलों की संख्या आ गई। बहुत ईजी सवाल है, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, अब बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है कि एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थों के टुकड़े के चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। स्मरण रखिए, वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, C बराबर 2πr, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है, की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। ये 4 आकृतियाँ दे रखी है, आपको इन चारों आकृतियों का परिमाप निकालना है, मतलब परिधि ज्ञात करना है कि चींटी कहाँ से, यहाँ से चलेगी तो इतना चलेगी, इसमें इतना चलेगी, इसमें इतना चलेगी। तो आपको इनमें क्या करना है, सिर्फ इन तीनों आकृतियों का परिमाप निकालना है, परिधि ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ये दे रखी है आपको आकृति ए। इस आकृति ए का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस आकृति में आपका सबसे पहले तो बन रहा है ये अर्धवृत्त। ये क्या बन रहा है आपका, अर्धवृत्त। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2.8। अब चींटी मान लो यहाँ से चलेगी तो यहाँ से इधर जाएगी,
पूरा यहाँ पे आएगी और इधर की साइड यहाँ तक आएगी, तो पूरी दूरी तय करेगी, मतलब इसका परिमाप निकालेंगे। तो देखो अपन लिखते हैं आकृति ए का परिमाप, या फिर भोज्य पदार्थ ए भी लिख सकते हो आप, है ना, भोज्य पदार्थ लिख सकते हो। देखो क्या क्या आएगा, एक तो है आपका ये अर्धवृत्त, देखो अर्धवृत्त का परिमाप परिधि, अर्धवृत्त में परिमाप को परिधि बोलते हैं, ठीक। और प्लस में क्या आएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी अर्धवृत्त की परिधि, यहाँ से लेके यहाँ तक की, लेकिन ये वाली एड वापस करेंगे तो अपना कितना आएगा 2.8 प्लस में चलेगा, यहाँ पे कितना 2.8 के चलेगा, प्लस में चलेगा अर्धवृत्त की परिधि में। अब अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर, प्रश्न में दे रखा है सी बराबर कितना है 2 पाई आर, तो ये वृत्त की परिधि है। अब अर्धवृत्त हो गया मतलब आधा हो गया, तो 2 पाई आर को अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा पाई आर आ जाएगा, ठीक। अब देखो पाई आर प्लस 2.8, पाई का मान रखेंगे अब 22/7, आर कितनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरा व्यास है, तो व्यास बराबर होता है त्रिज्या आर बराबर कितना होता है 2, व्यास बटे 2, व्यास कितना है 2.8, बटे में क्या जाएगा 2, तो त्रिज्या आर बराबर कितना व्यास बटे 2, व्यास है 2.8/2, प्लस में क्या है 2.8, ये पद पूरा अलग है, इसे सोल्व करके फिर जोड़ेंगे, डायरेक्ट मत कर देना। देखो 2 को 2.8 से अपन डिवाइड करेंगे, ये तो हो गया आपका 22/7 इंटू 2 को अपन ने 28 में भाग दिया तो कितना आ गया 14, 1.4, 2 एकम 2, 2 चुके 8। अब 7 से 14 को आप काट सकते हो, ये होगा 2.8, 7 से 14 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में 0.2 बार में। देखो 7 दूनी 14, 2 है तो 0.2 लगाएंगे, अब देखो इन दोनों गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 22 इंटू 2 कितना हो गया 4.4, मतलब 44 प्लस 2.8। अब 4.4 में 2.8 जोड़ देंगे, देखो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, कितना गया 7.2 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का परिमाप भोज्य पदार्थ ए का परिमाप या फिर आकृति ए का परिमाप कितना है 7.2 सेंटीमीटर। बस आपको क्या करना है, अर्धवृत्त का परिमाप परिधि या परिमाप बात वही होती है, प्लस में 2.8 चलेगा, ठीक। अब बी आकृति है, देखो आकृति बी दे रखी है आपको, ये है आपकी 2.8 सेंटीमीटर, यह है आपकी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो इस आकृति में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 2.8 आकृति बी का परिमाप, देखो 2.8 प्लस इधर चलेगी 1.5, अब 1.5 यहाँ पे भी है, ये 1.5 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे ये वाली भी 1.5 चलेगी, प्लस और ये है आपके अर्धवृत्त की परिधि, क्या है ये अर्धवृत्त की परिधि, समझना ध्यान से। देखो यहाँ से स्टार्ट किया उस चीटिंग चलना, तो 2.8 सेंटीमीटर ये दूरी तय की 2.8, फिर यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक आई तो 1.5, अब ये वाली दूरी भी तो लेनी पड़ेगी ना अपने को, तो वापस से अपन 1.5 ऐड करेंगे, फिर ये यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से सॉरी, तो यहाँ तक ये इधर जाएगी, तो ये अर्धवृत्त की परिधि है, तो ये अर्धवृत्त की परिधि, इन तीनों को ऐड करेंगे। देखो 5 5 10 और 8 18 का 8, हासिल कितना हो गया 1 2 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5, पॉइंट लगा दिया, प्लस अर्धवृत्त की परिधि। अब देखो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर, तो ये होगा 5.8 प्लस पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर। अब आर देखो ये अर्धवृत्त की परिधि त्रिज्या व्यास है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहीं से लेके यहाँ तक जा रही पूरी अर्धवृत्त की परिधि है ना, ये अर्धवृत्त बन रहा है आपका 2.8 आ जाएगा व्यास बटे 2, तो 2.8/2, ठीक। अब देखो यहाँ पे अपन ने 22/7 इंटू 2.8/2, 22/7 इंटू 2.8/2, ये वाला अपन सोल्व कर चुके हैं पूरा क्वेश्चन, है ना। अब ये वाला सोल्व कर चुके हैं तो इसका आंसर अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना आया था देखो इसे सोल्व करने पे 4.4, कितना आया था 4.4, तो देखो पूरा डायरेक्ट लिख सकते हो आप, और अगर चाहो तो हल भी कर सकते हो, कितना आएगा 4.4, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, पॉइंट लगा दी सेंटीमीटर। तो आकृति बी का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका
10.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बहुत ही ईजी सवाल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। आकृति सी, ये आपकी आकृति सी है। अब यहाँ पे देखना इसमें कि चींटी मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करती है ना, तो क्या लिखते हैं अपन, आकृति सी का परिमाप। देखो आकृति सी यहाँ से स्टार्ट किया चींटी ने चलना, तो 2 सेंटीमीटर तो ये तय करेगी, प्लस फिर यहाँ गई 2 सेंटीमीटर हो गया, फिर वापस यहाँ से जाएगी 2 सेंटीमीटर ये हो गया, प्लस, और ये बन रहा है आपका अर्धवृत्त। ठीक, तो अर्धवृत्त की परिधि, इसकी परिधि देखो 2 + 2 प्लस अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई आर। ठीक, 2 और 2 कितना हो गया 4 प्लस पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर। आर कितना है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी कितनी दे रखी है 2.8, और इसका ये तो व्यास है, इसका आधा कर देंगे तो कितने आ जाएगी, क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। तो 2.8/2, तो 4 प्लस इस हल करेंगे देखो, 2 से अपन 2.8 को काटेंगे कितना जाएगा 1.4। वापिस आप चाहो तो 4 लिख सकते हो पूरा आंसर। ठीक, तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे है। देखो 2 से 2.8 को काटा 1.4 बार में, 7 से 1.4 को काटा 0.2 बार में। अब 22 का 2 में गुणा करेंगे 44, 44 में कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, 1 अंक बाद। देखो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 4 में 4.4 जोड़ेंगे, तो इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं, 0 लगा लेंगे, कितना जाएगा 4.8, है ना, तो कितना आ गया 8.4 सेंटीमीटर। तो आकृति सी का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 8.4 सेंटीमीटर, है ना। तो भोज्य पदार्थ के टुकड़े के लिए चींटी को सबसे लंबा सफर किस में तय करना पड़ेगा, किस आकृति में करना पड़ेगा। देखो आकृति सी का आया 8.4, आकृति ए का आया 7.2, और आकृति बी का कितना आया देखो 10.2, आकृति बी का कितना है 10.2। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में चलना पड़ेगा उसको, तो आकृति बी में। कौन से में, आकृति बी में। तो मैं लिख देता हूँ, अतः भोज्य पदार्थ के टुकड़े, भोज्य पदार्थ के टुकड़े बी के लिए चींटी को लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। ठीक, सबसे ज़्यादा लंबा सफ़र किस में तय करना पड़ेगा उससे, भोज्य पदार्थ बी के लिए। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर सी वाला भी कंप्लीट हो चुका है। आपकी पूरी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको पूरे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।